प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें दो प्रॉपर्टी पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे कि जो भी चार्ज देते हैं, यानी मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक, कंडक्टर, इस पे चार्ज कहाँ रिसाइड करता है? सरफेस पे, बाहर, राइट, यानी चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ, ऑल चार्ज reside on the surface of conductor। राइट, ये फर्स्ट। सेकेंड हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो ई नेट इनसाइड कंडक्टर कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है? 0। राइट, नेट इनसाइड कंडक्टर इज 0। ठीक है, ठीक, ये दो प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। ठीक है, चलो अब हम लोग का मोटो है कि इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, नेट कहने का क्या मतलब हुआ, ई नेट में क्या दो आता था, राइट, एक होता तुम्हारा ई एक्सटर्नल और प्लस ए इंड्यूस्ड, राइट, ये दोनों वेक्टर सम, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हमेशा सम कैसा करेंगे, वेक्टर सम, और यह मिलके 0 होता था। ठीक है, इसका मतलब अगर यह नेट 0 हो जाए तो जो ई इंड्यूस्ड होगा, ई इंड्यूस्ड, वो किसके बराबर होगा? माइनस टाइम ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। राइट, यहाँ तक ठीक है, जो ई इंड्यूस्ड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस टाइम ए एक्सटर्नल का। ठीक है, अब देखो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखना है कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। और क्या जानते हैं कि जो भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर कैसा सरफेस होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये भी बताए थे कैसा सरफेस होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है सरफेस से, सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है या पैरेलल? परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। तो ये चीज हम लोग, इतना प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, अब देखो अब हम लोग कैलकुलेट करना सीखे ई इंड्यूस्ड और पोटेंशियल, पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक और बात बता दो, चूंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इस कंडक्टर पे हम 2-3 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। इन तीनों का पोटेंशियल क्या डिफरेंट होगा या अलग अलग होगा? सॉरी, सेम होगा, सेम होगा, राइट, सेम होगा। तो यानी वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी। ठीक है, अब देखो इसका यूज करके हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो आगे चले, ये चीज हम बता दिए थे, राइट, हो गया, आगे चले। ये चीज बता दिए थे। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मान लो ये न्यूट्रल कंडक्टर है, स्फेरिकल न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, इसका, इसके सेंटर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे, लेट से 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक क्यू चार्ज है। ठीक है, ठीक, और यहाँ से 3 मीटर ले लो, राइट, यह पॉइंट है ए। ठीक है, ये इनसाइड पॉइंट है, ए पॉइंट जो है इनसाइड द कंडक्टर है, राइट, इनसाइड पॉइंट, राइट, ए पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है, और ये न्यूट्रल कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल, न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ क्यू 4 मीटर की दूरी पे सेंटर से, इसका मतलब इस चार्ज की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा ना, चार्ज की वजह से। तो बोल सकते हैं ना कि यह जो कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है। तो बताना है फाइंड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, पॉइंट ए। ठीक है, इस पॉइंट ए पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा?
राइट, डेट इज ई इंड्यूस्ड बताना है, ये कितना होगा, ठीक है पहला। सेकेंड, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, सेकेंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। ये देखो अभी ये क्वेश्चन किए हुए हैं, चलो फिर भी किसी का डाउट है तो उसको सॉल्व कर लो फटाफट। ई इंड्यूस्ड कैसे निकालते थे हम लोग, अप्लाई करते थे कंसेप्ट ई नेट बराबर 0, राइट। दिस इंप्लाई यहाँ से क्या आता था, ई एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस ई इंड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि जो ई इंड्यूस्ड होगा यहाँ, यानी ई इंड्यूस्ड होगा वह एक्सटर्नल का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल किसके वजह से होगा, इस क्यू चार्ज की वजह से। क्यू चार्ज की वजह से डिस्टेंस कितना हो गया, ये 5 मीटर, और डायरेक्शन किधर हो गया, इस डायरेक्शन में, ये एक्सटर्नल का डायरेक्शन हो गया। इंड्यूस्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट इसके अपोजिट, राइट, अपोजिट ये इंड्यूस्ड, तभी तो नेट 0 हो जाएगा ना। यानी ये क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू बाई 5 स्क्वायर, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम होता है ना, न्यूटन पर कूलम, राइट। ये होगा तुम्हारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और पोटेंशियल के लिए क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर पोटेंशियल, हम लोग जानते हैं कि एज कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब अगर यह सेंटर है तो जो पोटेंशियल सेंटर का होगा वही पोटेंशियल ए का होगा। अगर मान लो कोई पॉइंट बी सरफेस पे लेते हैं वही पोटेंशियल सी का भी होगा, यानी वी ए इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी बी, सब बराबर हो जाएगा, राइट। तो देखो जब भी, हाँ, जब भी एक्सटर्नल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना हो कंडक्टर का, तो वो पोटेंशियल जो पोटेंशियल सेंटर का होता है वही पोटेंशियल इनसाइड का भी होता है और वही पोटेंशियल सरफेस का भी होता है, ठीक है। यानी जो पोटेंशियल सरफेस का होगा, सॉरी सेंटर का होगा, वही पोटेंशियल अंदर भी होगा और वही पोटेंशियल सरफेस का भी होगा। तो सेंटर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी सी, तुम्हारा के क्यू बाई 4, क्योंकि डिस्टेंस कितना है सेंटर से, 4 मीटर, राइट, इतना वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही तुम्हारा पोटेंशियल ए का हो जाएगा, राइट। तो इतना ये साइड आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है, आगे चले। अब देखो अभी तक, हाँ अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि कंडक्टर न्यूट्रल था, राइट। कि कंडक्टर क्या था, अभी तक हम लोग पढ़े कि कंडक्टर न्यूट्रल था, और न्यूट्रल कंडक्टर में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो भी सरफेस पे होता है, राइट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं किसी कंडक्टर को, तो इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक। अब क्या करते हैं, कंडक्टर पे चार्ज दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करते हैं, सपोज चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, ठीक है। इज गिवन टू द कंडक्टर, इस बार क्या किया, कंडक्टर को चार्ज दे दी, ठीक। मान लो कंडक्टर कैसा भी हो, ठीक है। अभी देखो क्या शेप मैटर करता है कि नहीं, ठीक। ये मेरा कंडक्टर हो गया। अब ये चार्ज इस पर दे दिए, इस पे क्यू चार्ज दे दिए, तो ये न्यूट्रल रहा, न्यूट्रल नहीं रहा, ठीक। अब इसके बारे में कमेंट करना है कि यह जो चार्ज होगा क्या अंदर में होगा या बाहर में होगा, जो चार्ज दिए वह चार्ज अंदर में होगा या बाहर में होगा, इस पे कमेंट करना है, राइट। तो देखो हम लोग जानते हैं कि वी नो कि इनसाइड कंडक्टर ई नेट कितना होता है, 0। यानी कंडक्टर पे कुछ भी कर दो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, राइट। अब एक गॉसियन सरफेस बनाओ जस्ट इनसाइड द सरफेस, मान लो एकदम सरफेस जो है ना, सरफेस के जस्ट इनसाइड एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, देखो एकदम जस्ट अंदर, समझ रहे हैं ना, मतलब एकदम थिन स्लाइस कट, राइट। ये गॉसियन सरफेस बनाते हैं, देखो
जस्ट इनसाइड द कंडक्टर, ये तुम्हारा रहा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। राइट। अब देखो इस गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग अप्लाई गॉस लॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? अप्लाई गॉस लॉ, और गॉस लॉ क्या बोलता है? ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी ए, ये सरफेस जो भी कंडक्टर होगा, ठीक है, उसका कुछ तो सरफेस एरिया होगा, राइट। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो किसके वजह से आता था? पूरे चार्ज की वजह से, राइट। समझो, थोड़ा सा रिवाइज करो, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था ड्यू टू ऑल चार्ज, ड्यू टू ऑल चार्ज, चाहे वो अंदर रहे या बाहर रहे, सबकी वजह से आता था, राइट। चाहे वो अंदर रहे या बाहर रहे, बट यह क्यू इन किसकी वजह से था? सिर्फ अंदर वाला, सिर्फ अंदर वाला। किसके अंदर? गॉसियन सरफेस के। समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है इसके अंदर। हम अगर कोई पॉइंट ए लेते हैं अंदर में, ठीक है, ये ए कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के लिए हम गॉस लॉ लगा रहे हैं, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब ई जीरो हो गया, डी ए तो जीरो होगा नहीं, यानी ये पूरे टर्म किधर हो, कितना होगा? जीरो। और दिस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो, फिर एप्सिलॉन नॉट जीरो हो सकता नहीं है, तो जीरो क्या हो जाएगा? क्यू इन। इसका मतलब क्यू इन क्या हो गया? जीरो। इस क्या पता चला कि अगर हम लोग जस्ट अंदर, एकदम सरफेस से जस्ट अंदर एक सरफेस माने, तो उसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। क्या आ गया? जीरो आ गया ना। तो चार्ज सारा है कहाँ पे? मतलब जो भी चार्ज दिए वो कहाँ पे है? सरफेस पे। ये बात समझ में आया? इस क्या बोल सकते हैं? इट मीन्स all charge reside on the surface of conductor। ठीक है, जो भी चार्ज देंगे तो कहाँ रिसाइड कर देगा? सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब देखो, अब कंडक्टर पे तो चार्ज आ गया सरफेस पे, लेकिन क्या यह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? क्या बोल सकते हैं? व्हाट अबाउट दिस, कि ये जो चार्ज आएगा सरफेस पे तो आएगा, बाहर अंदर तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? देखो क्या बोल रहे हैं कि जो भी चार्ज दिए वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? देखो, अगर शेप रेगुलर है, सिमेट्रिकल है, तो यूनिफॉर्म होगा, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अभी हम बताते हैं किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चलो पहले इतना हो गया। अब देखो चार्ज जो होता है ना, ये इस तरह अरेंज हो जाता है सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। चार्ज arrange itself in such a way that the net electric field inside the conductor is zero। अब देखते हैं, पहले इस स्टेटमेंट के लिख लो, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं इसको। चार्ज arrange themselves in such a way that net electric field inside conductor is जीरो। ठीक, तो ये तो होगा कि इस तरह अरेंज हो जाएगा कि सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। तो अरेंज किस तरह होगा? राइट। अब देखो दो कंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, मान लो एक मेरा कंडक्टर कुछ इस तरह का है, मान लो कैसा भी शेप है, इरेगुलर शेप का है। ठीक है, और एक रेगुलर ले लो। ठीक है, ये इरेगुलर शेप हो गया, इरेगुलर शेप, और एक रेगुलर शेप। ध्यान रहे दोनों कंडक्टर है, राइट, और दोनों पे क्यू चार्ज देते हैं। ठीक है, सोचो जरा, क्यू चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज दिए,
देखो ये एकदम रेगुलर है, एकदम फुटबॉल है, राइट। और ये कुछ कहीं मोटा कहीं पतला इस तरह का इरेगुलर शेप है, ठीक है। तो अब हमको हर हालत में चार्ज को इस तरह अरेंज करना है कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो देखो इस वाले रेगुलर पे बोलेंगे ना कि एकदम एक समान चार्ज जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एकदम बराबर, होगा कि नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगा, होगा ना। तभी तो ये जीरो पॉसिबल है, एकदम बराबर सिमेट्रिकल होगा तभी तो जीरो पॉसिबल है। बट इसमें सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो इसमें सिमेट्रिकल नहीं होगा तो किस तरह का क्या रूल ट्रेंड फॉलो करता है, राइट। तो देखो जो ट्रेंड फॉलो करता है, चूंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर के लिए चार्ज डेंसिटी क्या डिफाइन होता है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो देखो जो सिग्मा होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी बताते हैं ये होता क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी चार्ज किस तरह से सिग्मा, ये सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, चार्ज डेंसिटी देखो। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सी, आरसी क्या है, आरसी तुम्हारा आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये है क्या, देखो मान लो हम क्या बोल सकते हैं, एवरी पॉइंट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, क्या ये स्टेटमेंट सही है, एवरी पॉइंट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, एवरी लाइन इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, दोनों सही है। अगर चलो अगर इस शेप में इस पॉइंट की बात करते हैं तो क्या एक सर्कल ऐसा हो सकता है ना, राइट, जहां पे इस यह पॉइंट टेजेंट बनता हो, एकदम एक ही पॉइंट लाई करता हो सकता है कि नहीं, एक छोटा सर्कल का पार्ट, राइट। यानी तो इस जो सर्कल का जो इस सर्कल का जो रेडियस होगा ना दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे तुम लोग को पढ़ाए होंगे मैकेनिक्स में कहीं तो हम बताए होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद करो रोटेशनल में बताए हैं ना। हाँ वर्क एनर्जी रोटेशनल में भी आई थिंक बताए होंगे, वर्क एनर्जी में भी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो देखो जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी, हाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा है तुम्हारा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। यानी जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां कम होगा, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे ज्यादा होगा। तो मान लो कहीं शार्प पॉइंट है तो देखो इस पॉइंट की बात करते हैं तो क्या एकदम छोटा सा रेडियस बनेगा, तो वहां पे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तभी तो तुम लोग फील करता होगा कोई इंस्ट्रूमेंट में कॉर्नर पे टच करता है तो शॉर्ट लगता है, लेकिन जब बॉडी को टच करते हैं तो नहीं मारता है, कभी ऐसा फील किया है। टीवी में भी कभी कॉर्नर को टच करना तो लगेगा कि लग रहा है कि करंट आ गया, इसका मतलब क्या होता है, कॉर्नर पे ज्यादा चार्ज होता है, ठीक है। हाँ सेट ऑफ बॉक्स पे, हाँ सेट ऑफ डिश वाले सेट ऑफ बॉक्स पे कॉर्नर पे टच करने पे चार्ज आता है, करंट लगता है। एक्चुअल में होता क्या है, वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बहुत छोटा है, आरसी बहुत क्या है, बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता है, तो करंट फील होता है। जबकि फ्लैट सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कम होता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड फॉलो करता है। अब इसको प्रूफ भी करते हैं कि कैसे, राइट। तो इसमें जो इरेगुलर शेप में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरसी। तो क्या यह रूल इस रेगुलर शेप के लिए वैलिड है कि नहीं, ये बता दो। क्या यह रूल सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इस रेगुलर शेप के लिए वैलिड है कि नहीं। देखो क्या इस रेगुलर शेप पे इस स्फीयर पे हर एक पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, इसका मतलब सिग्मा हर जगह क्या होगा, सेम हो गया, चार्ज क्या हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलो इसको प्रूफ करते हैं, राइट। ये होता कैसे, ठीक, यानी कि चार्ज ऑन द कंडक्टर इज inversely proportional to radius of curvature, density of charge on the conductor is inversely proportional to the radius of curvature, ठीक है। और इसी वजह से शार्प पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है, और फ्लैट सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कम होता है, ठीक। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं, हो गया, आगे चलें। चलो आगे अब इसको प्रूफ करते हैं कि सिग्मा फॉर कंडक्टर,
सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मान लो कोई भी कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, चलो किसी भी शेप के ले लो, डजंट मैटर, ठीक है। ये कंडक्टर हो गया और इस पे चार्ज दे दिए, राइट, इस पे क्यू चार्ज दे दिए, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं एज कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। तो देखो किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग क्यू चार्ज की बात करें तो पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, राइट। तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग कैसे लिखते हैं, के क्यू बाई आर, ये लिखते हैं ना। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, के क्यू बाई आर, ठीक। और इसको और तोड़ते हैं, के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, सही है। ठीक, अब देखो और ये भी हो गया, ठीक। तो अब देखो फॉर कंडक्टर यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, लेट से इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर लगाओ, v इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू बाई आर, ठीक है। अब r से मल्टीप्लाई कर दो, r से मल्टीप्लाई कर दो और r से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और r से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और देखो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए अगर पॉइंट की बात करते हैं, इस सर्कल का इस वाले सरफेस की बात करते हैं, तो ये क्या होगा, सर्कुलर होगा। शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा। इसका रेडियस जो भी होगा आर होगा, लेट से आर विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो इसका अगर एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। हम इस छोटे से पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस छोटे से एरिया की बात करें तो एरिया पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। यानी यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर, ठीक है, सही है। और देखो फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर पोटेंशियल क्या होगा, एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तभी इक्वी पोटेंशियल पॉसिबल है। समझो इक्वी पोटेंशियल कहने का क्या मतलब, कांस्टेंट पोटेंशियल हर जगह क्या है, सेम। यानी कि क्या यह पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, होगा कि नहीं। और देखो क्यू बाई आई आर स्क्वायर को क्या सिग्मा हम लोग लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्यू बाई आर स्क्वायर, चलो पाई लगा दो, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या लिखा हुआ, सिग्मा। और फिर पाई तो इधर आके कांस्टेंट हो ही जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो फिर से बता दें, इस पाई को उठा के यहाँ से हटा दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, 4 यहाँ रहने दो, पाई यहाँ रहने दो। देखो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, सिग्मा हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्यू बाई एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या लिखा हुआ, सिग्मा इंटू आर, बेसिकली आर है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से क्या आ गया, सिग्मा इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब सिग्मा क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। यानी किसी भी कंडक्टर के लिए सिग्मा जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की इनवर्स प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, राइट, ठीक है। यानी इसी पॉइंट से बोल सकते हैं ना कि जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ शार्प चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, इसलिए करंट ज्यादा लगता है। जहाँ फ्लैट सरफेस होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगा, इसलिए हम लोग को करंट नहीं लगता है, ठीक। सेट ऑफ बॉक्स अच्छा एग्जांपल है, कॉर्नर पे टच करने पे करंट लगता है करंट, एक्चुअल में क्या है वहाँ पे ज्यादा चार्ज है, ठीक है। हो गया, आगे चले। अब देखो अब हम लोग दो चीज पढ़ लिए, क्या क्या कि जो भी चार्ज होता है सरफेस पे रिसाइड करता है, चार्ज अरेंज इन सच ए वे दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, राइट, चार्ज जीरो हो गया। फिर कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आता है,
जीरो आता है। सिग्मा किस तरह का रेशियो फॉलो करता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। ठीक है, अब हम मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लो ये मेरा इस तरह का कुछ कंडक्टर है इरेगुलर शेप का, इसके अंदर एक कैविटी बना देते हैं, कैविटी, ठीक है, दिस इज कैविटी, राइट, दिस इज कैविटी, और ये कंडक्टर है, ठीक? और इस पे चार्ज, अब चार्ज देते हैं, राइट, अब इस कंडक्टर पे प्लस क्यू देते हैं, तो क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, क्या अंदर चार्ज रहेगा, अंदर से कैविटी समझ रहा है ना, खोखला कर दे, फुटबॉल बॉल में से अंदर से खोखला कर दिए, राइट, एक बॉल निकाल लिए, तो देखो अभी भी वही ट्रेंड फॉलो करेगा, चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, सरफेस पे, कहाँ रहेगा, सरफेस पे, राइट, हाँ, चार्ज सरफेस पे रहेगा, ठीक है, और किस तरह का ट्रेंड फॉलो करेगा, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कैविटी लगा देने से जो भी चार्ज होगा अरेंज इटसेल्फ इन सच ए वे दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, आगे हम इसको भी प्रूव करेंगे कि कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देखो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वहां एनर्जी है, राइट, तो जब भी, हाँ, जब भी लाइटनिंग होता है, ठीक है, बिजली गिरता है, तो हम लोग कहाँ छिपना चाहिए, हम लोग को किसी मेटल कंडक्टर के अंदर, ठीक है, उसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि जैसे ही स्पार्किंग होगा यानी चार्ज आएगा, तो चार्ज मेटल रहेगा, कंडक्टर है, तो सारा चार्ज कहाँ चल जाएगा, सरफेस पे, सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे, सच दैट अंदर में जो भी फील्ड रहे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसलिए स्पार्क से बच जाता है, ठीक है, ये चीज होना हो गया कि कैविटी के अंदर भी क्या हो गया, चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ठीक है, अब देखो, अब अगर हम बोले कि एक्सटर्नल फील्ड भी प्रेजेंट हो और उसमें चार्ज दे दे, तो क्या होगा, मतलब किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं और उसको एक्सटर्नल फील्ड में भी रख दिए, तो क्या होगा, समझो, चलो देखो, जैसे कि ये मेरा कंडक्टर है, राइट, और यहाँ फील्ड भी एक्सटर्नल, इस कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है, एक्सटर्नल भी है, यहाँ पे एक्सटर्नल, यानी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, अब इस कंडक्टर पे चार्ज भी दे दिए, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, देखो ये रेगुलर कंडक्टर है, ठीक है, रेगुलर शेप है, स्फेरिकल कंडक्टर, राइट, तो अब बताना है कि अब ये जो चार्ज होगा कहाँ रहेगा, चार्ज इसके अंदर रहेगा या सरफेस पे रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, रेगुलर यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, चलो बताना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, दूसरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होगा, अभी भी ये क्या होगा, राइट, इन दो चीज के बारे में बताओ, क्या किए, क्वेश्चन समझ में आया, एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो रखे ही हैं, साथ में चार्ज भी दे दिए, क्या होगा, देखो जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े कि जो भी चार्ज देते हैं कंडक्टर पे इट सेल्फ अरेंज इन सच ए वे दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ठीक है, ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा जैसे ही इसमें होना क्या चाहिए था, अगर यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं होता तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता, यूनिफॉर्म, देखो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो जो भी चार्ज आता एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता, राइट, ठीक है, एक एक करके समझते हैं, पहले चार्ज दे दिए एकदम यूनिफॉर्म, अभी भी, अब अभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या है, जीरो है, अब जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किए, एक्सटर्नल डाले, ठीक है, तो देखो पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगने लगेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इधर से सारा चार्ज किधर आ जाएगा, इधर आने लगेगा, इधर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इधर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, राइट, लेकिन अभी भी मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म,
नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड साइड 0, यानी जैसे ही चार्ज देंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, सारा चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, राइट, और इसके अपोजिट डेंसिटी कम रहेगा, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर अभी भी 0 होगा, ठीक है, ये चीज अभी भी फॉलो करें, राइट, हो गया, इतना तो समझ में आया ना। चलो आगे चलें। देखो अब एक कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, समझ रहे हैं ना, जस्ट बोल रहे हैं मतलब सरफेस से जस्ट बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट। चलो एक कंडक्टर बना लो किसी भी शेप का, चलो दिस इज आवर कंडक्टर, राइट, ये कंडक्टर हो गया, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यानी इस पे चार्ज देंगे, क्यू देंगे, तो सारा चार्ज किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। चार्ज चार्ज डेंसिटी ज्यादा कहाँ होगा, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, सरफेस पे, ठीक, चलो ठीक है। अब एक पॉइंट लो, ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं जस्ट यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ई बताना है, ठीक है, तो कैसे बताएंगे, ठीक है, और जो भी देखो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, ये चीज समझ में आ रहा है ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट, ये सब कैसा होगा, एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये कंडक्टर है, समझ रहे हैं ना, कंडक्टर एक तरह से समझो आयरन का गोला है ना, कंडक्टर है, पूरा मटेरियल भरा हुआ है, ठीक? अब देखो इसमें हम लोग एक गॉसियन सरफेस मानते हैं, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द निकालने के लिए हम लोग एक एज्यूम करते हैं गॉसियन सरफेस, बहुत छोटा सा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, जिसका कुछ पोर्शन अंदर और कुछ पोर्शन बाहर रहे, ठीक है, कुछ इस तरह का गॉसियन सरफेस मानते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक, कुछ अंदर कुछ बाहर, ये देखो ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन अंदर है, ये वाला पोर्शन बाहर है, तो देखो जो भी चार्ज होगा, क्या सिर्फ इतना वाला एरिया पे होगा चार्ज, होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, कि जो भी चार्ज होगा सिर्फ ये जो सरफेस बना, इसी सरफेस पे चार्ज होगा, तो अगर हम क्यू इन की बात करते हैं तो क्या होगा, सिग्मा इंटू ए, होगा कि नहीं, सिग्मा इंटू लेट से, अगर ये एरिया, ये वाला एरिया ए ले लो, ए बी द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक, ये वाला एरिया, क्यू इन कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, राइट। अब देखो अप्लाई गॉस लॉ, क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखो हम लोग याद करो सिलिंड्रिकल जहां जहां हम लोग माने थे, तो वहां पे दो, ई डॉट डी ए दो की वजह से लिखते थे, एक तो कर्व फ्लैट, कर्व की वजह से, और दूसरा फ्लाइट की वजह से, राइट, यानी यहाँ पे ये दो चीज की वजह से होगा, एक कर्व्स की वजह से और सेकंड फ्लाइट की वजह से। अब ध्यान से देखो कर्व की वजह से क्या ये एरिया वेक्टर क्या पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगा, समझ रहे हो ना, देखो चलो इसको और अच्छे से फिल करने के लिए एक स्फीयर बनाते हैं, ठीक है, और इस स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर बनाते हैं, आधा बाहर आधा अंदर, समझो,
तो जो भी फ्लैट होगा क्या सरफेस उसका पैरेलल हो जाएगा कि नहीं, स्फीयर के सरफेस के पैरेलल फ्लैट सरफेस एरिया हुआ कि नहीं। इमेजिन करो एक फुटबॉल में कुछ लकड़ी, एक पेन डाल दो, ठीक है, उसके फ्लैट सरफेस के बारे में सोचो, क्या सरफेस के एरिया वेक्टर फ्लैट सरफेस का पैरेलल हो जाएगा। फ्लैट सॉरी कर्व के बारे में बोले, कर्व 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 का जो एरिया वेक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। सिर्फ फ्लैट वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा सरफेस का, होगा ना, ये वाला और ये वाला, ठीक। अब देखो, अब इमेजिन करो इस फ्लैट में भी दो तरह का है, एक अंदर और एक बाहर। एक फ्लैट इन, इसको 1 बोल देते हैं, और ये फ्लैट 2, समझो। फ्लैट में भी दो तरह का, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, ठीक है, और यह मिलके क्यूबिन बनाएगा, ठीक है। तो देखो कर्व की वजह से तो जीरो, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्या 1 की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन होगा, क्या 1 की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है। ये देखो 1 कंडक्टर के अंदर है, तो क्या अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं होता है, तो फ्लक्स भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ किसकी वजह से होगा, बाहर वाले की वजह से, ई इंटू ए, ई इंटू ए, और दिस इक्वल टू क्यू इन, क्यू इन कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से ई कितना आ गया, सिग्मा बाय, ठीक है। यानी ये याद रखना, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, जस्ट आउटसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सीट की वजह से ये वाला, देखो हाँ हाँ बता रहे हैं, ठीक है बता रहे हैं, देखो ये, देखो ये फ्लैट अंदर वाला फ्लैट है, ठीक है, ये जो फ्लैट है तुम्हारा अंदर वाला फ्लैट है, मतलब ये कंडक्टर के अंदर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, ये तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, ए इनसाइड जीरो होता है, यानी इसके अंदर कोई इधर फील्ड आएगा ही नहीं, जो भी फील्ड होगा बाहर इस तरफ निकलेगा, राइट। यानी इसमें अंदर वाले फ्लैट सरफेस में फ्लक्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी अंदर वाले की वजह से जीरो, सिर्फ बाहर वाले फ्लैट की वजह से होगा, तो बाहर वाले की वजह से कितना होगा, ई इंटू ए, तो क्या हो गया, सिग्मा ए से ए कैंसिल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो ये हो गया तुम्हारा जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, राइट, इलेक्ट्रिक, ठीक है, हो गया। हो गया। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन, राइट, एक रिंग है, ठीक है, रिंग मतलब एक थ्रेड का बना हुआ, ठीक है, एकदम लूज रिंग था, ठीक, एकदम लूज रिंग, ठीक है, समझो कि रिंग मेरा ऐसा था, इस तरह का रिंग था, ठीक है, रिंग समझ रहे हैं ना, इरेगुलर शेप का रिंग है, रिंग थ्रेड का, ठीक है, एकदम पतला धागा वायर का बना हुआ है, ठीक। अब इस रिंग पे चार्ज देना शुरू किए, तो बताओ चार्ज देने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज देंगे तो कहाँ चार्ज जाएगा, चलो जो पूछेंगे उसको बताते चलना है। पॉजिटिव मान लो चार्ज दिए, तो ये चार्ज कहाँ, रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं। अब जैसे ही रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सब चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज में क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा, ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं, ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सन होने लगेगा, राइट। मतलब इस रिंग का धीरे धीरे साइज क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, मतलब ये इरेगुलर रिंग है, हाँ सब करेगा ना, वो सारा चीज बता रहे हैं ना, सब करेगा। अभी बगल में मान लो 10 ही चार्ज दिए, तो 10 चार्ज अलग अलग होगा ना, सब एक दूसरे को धक्का देगा, तो धक्का देगा तो क्या होगा, रिंग धीरे धीरे एकदम अपने शेप में आ जाएगा, गोल बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तुम लोग याद करो, हम सरफेस टेंशन पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि थ्रेड को
जब पानी में डालते हैं तो धीरे धीरे उसका शेप ऑटोमेटिक गोल हो जाता है। सर्कुलर अगर थ्रेड को अगर पानी में डालो तो धीरे धीरे सर्कुलर होने लगता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है ना। ठीक है, उसी तरह हाँ सरफेस, अच्छा सरफेस टेंशन नहीं पढ़े, राइट, चलो कोई बात नहीं, इसको समझते हैं। ठीक है, इसमें समझो। ठीक है, चार्ज देंगे तो पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आया ना कि सारा चार्ज जैसे ही चार्ज आएगा इस थ्रेड पे तो एक दूसरे को रिपल्सन करने लगेगा, दूर जाने लगेगा, धक्का देने लगेगा। तो ये चार्ज अब इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, मतलब चारों तरफ खिंचाव उत्पन्न होने लगेगा कि नहीं। अब खिंचाव उत्पन्न होगा तो क्या शेप बन सकता है तुम बताओ, चारों तरफ से अगर बराबर मात्रा में खींचा जाए तो क्या शेप बनेगा, सर्कुलर शेप बनेगा, सर्कुलर शेप बन जाएगा। ठीक है, सर्कुलर शेप। यानी ये चीज तो पता चलेगा कि जब इरेगुलर थ्रेड वाले रिंग पे चार्ज देंगे तो शेप किस में बदल जाएगा, सर्कुलर में, रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अब क्या किए, अब चार्ज धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिए, क्यों इंक्रीज कर दिए, तो चार्ज इंक्रीज कर दिए तो क्या चार्ज डेंसिटी बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा कि नहीं। चार्ज क्या, चार्ज डेंसिटी बढ़ने लगेगा इस पे, इस रिंग पे। तो अब बताओ, अगर एक पॉइंट की बात करते हैं तो क्या इस पॉइंट में क्या टेंशन डेवलप हो जाएगा, इस पॉइंट में देखो, इसके बगल वाला चार्ज इस चार्ज को इधर खींचे धक्का देगा, इस चार्ज को इधर धक्का देगा, यानी इस पॉइंट पे क्या टेंशन डेवलप होगा, समझ में आ रहा है, एकदम तनाव हो जाएगा, रिंग एकदम जो रिंग होगा एकदम टाइट हो जाएगा, है ना। यानी कि हाँ, क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही चार्ज इंक्रीज करेंगे, एज चार्ज इंक्रीजेज दिस इम्प्लाइड टेंशन इंक्रीजेज। ठीक है, ठीक, राइट, ये चीज समझ में आया ना। देखो हम ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट की बात समझो, इस थ्रेड पे एक पॉइंट लो और चार्ज बढ़ाते जाओ, तो चार्ज बढ़ाएंगे तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, तो क्या पूरा रिपल्सन शुरू होने लगेगा, हर एवरी पॉइंट पे क्या एकदम रिपल्सन शुरू होगा, इसका मतलब स्ट्रिंग में पूरा रिंग में क्या टेंशन डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ही चार्ज देंगे तो टेंशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगर यही चीज कंडक्टर पे लेते हैं, उसकी वजह से, अगर ये चीज देखो हम रिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, एकदम रिंग के लिए, अब यही कंडक्टर ले लेते हैं, यही मेरा अगर कंडक्टर हो जाए, इमेजिन करना। ठीक है, सारा चीज इमेजिनेशन है क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीज को देख नहीं सकते, ये कंडक्टर है। ठीक, और अब इस कंडक्टर को बढ़ाते जाएंगे तो चार्ज डेंसिटी भी हर जगह बढ़ते जाएगा, राइट, बढ़ते जाएगा ना, बढ़ेगा, और इसके सरफेस पे टेंशन डेवलप हो जाएगा। इस समय समझो, इस समय इसके सरफेस पे, कंडक्टर में सरफेस पे टेंशन डेवलप हो जाएगा। राइट, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। तो अगर बताओ, अगर किसी एक पार्टिकुलर सरफेस की बात करते हैं, मान लो ये पार्टिकुलर एरिया, इस वाले एरिया की बात करते हैं, इस वाले पार्टिकुलर सरफेस एरिया पे जो फोर्स लगता है, जो टेंशन लगता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। अगर हम पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, इस कंडक्टर के मान लो छोटे से एरिया डीए की बात करते हैं, इस वाले एरिया पे जो फोर्स लगेगा, टेंशन क्या है, टाइप ऑफ फोर्स, राइट, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो समझो, प्रेशर समझो, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, और ये सरफेस होता था तो इस समय फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, सरफेस के। ठीक, यानी यह जो फोर्स था, इस प्रेस फोर्स की वजह से क्या इस सरफेस में टेंशन डेवलप कर रहा था कि नहीं। उसी तरह यहाँ पे देखो, इसमें चार्ज की वजह से टेंशन डेवलप हो रहा है, तो क्या टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, राइट। हाँ, तो यहाँ पे जो ये जो टेंशन पर यूनिट एरिया होगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे किसकी वजह से, बस चार्ज की वजह से,
तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर। यानी इस टेंशन की वजह से एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, प्रेशर डेवलप, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, राइट? इलेक्ट्रिक प्रेशर। समझाते हैं, देखो रिंग में ये चीज समझ में आया कि रिंग में टेंशन डेवलप हो रहा है जैसे जैसे चार्ज दे रहे हैं, ठीक। उसी तरह कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो सारा कंडक्टर चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे रहता है, राइट? अब देखो सरफेस पे रहेगा तो क्या सरफेस वाला चार्ज एक दूसरे को धक्का मुक्की देगा? करेगा ना। उसकी वजह से क्या होगा? टेंशन, उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा सरफेस पे। और जो सरफेस पे एरिया पे जो टेंशन डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर। तो यहाँ पे किसकी वजह से प्रेशर हुआ? तो चार्ज की वजह से, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं, राइट? कौन सा प्रेशर बोलते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर। हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करना सीखते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक प्रेशर होता कितना है। हो गया। इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर जिसको बोलो। ये चीज समझ में आया ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किसकी वजह से हुआ? यह ड्यू टू चार्ज, चार्ज डेंसिटी। हाँ, टेंशन और चार्ज डेंसिटी की वजह से हुआ। तो ये जो प्रेशर होता है ये होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका यूज नहीं है ऑल्दो, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक, बट ये जान लो कि ये होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो इसका प्रूव भी कर देते हैं। कर दे, देखो ये मान लो हम, चलो थोड़ा सा इजी के लिए हम रेगुलर शेप लेते हैं, ठीक है। कोई कंडक्टर लिए, ठीक है, रेगुलर शेप स्फेरिकल कंडक्टर लिए, कंडक्टर हो गया, ठीक। इस पे चार्ज दे दिए सिग्मा क्यू, ठीक है। यानी जो भी चार्ज होगा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, राइट। और सारा चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे ही रहेगा, ठीक। चलो अब देखो, अब हम जो गॉसियन सरफेस मानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सरफेस के लिए थोड़ा सा मान लो, इमेजिन करो, इस वाले एरिया पे हम लोग को प्रेशर कैलकुलेट करना है। सपोज कर लो कि ये छोटा सा एरिया हो गया, इस वाले एरिया पे हम लोग को प्रेशर कैलकुलेट करना है, कितना प्रेशर लगेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे, राइट। देखो इसी एरिया का एक सिलेंडर मान लेंगे, ठीक है, ठीक। देखो जो प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर, प्रेशर होता कितना है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Q इंटू ई अपन एरिया, लिख सकते हैं कि नहीं? एम आई राइट? तो इस पर्टिकुलर Q, अगर हम बात करें, चलो यहाँ पे देखो इसमें बहुत कंट्राडिक्शन है, समझना है इस चीज को। Q की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया वाला, क्या यही वाला Q होगा? इसको क्या सिग्मा इंटू, अगर छोटा एरिया डीए लिख ले तो क्या सिग्मा इंटू डीए लिख ले, राइट। और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या यही वाला होना चाहिए? ई, देखो पहले हम समझो, ई बाई एरिया डीए, डीए से डीए कैंसिल, सिग्मा ई आ गया, और ई को हम लोग जानते हैं सिग्मा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या आएगा? सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो सिंपल हम लोग और प्रूफ किए प्रेशर, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग जो फोर्स लेते हैं, फोर्स में Q इंटू ई जो लेते हैं, यह इस E के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं? यह E किसकी वजह से होता है और यह Q किसकी वजह से होता है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते थे, ऑल अदर चार्ज लिखवाए होंगे एक्सेप्ट Q, यानी इसको छोड़ के बाकी सब चार्ज की वजह से होगा। समझ में आ रहा है ना? ये चीज देखो हम लोग जब
फोर्स कूलम्स लॉ पढ़े थे तो फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू यू में यह बात स्पष्ट लिख पाए थे कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑल अदर चार्ज एक्सेप्ट क्यू, क्यू को छोड़ के बाकी सारे चार्ज की वजह से होता है, राइट। क्या आवाज आ रहा है? एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। इस फोर्स इक्वल टू क्यू में यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम जैसे क्यू इसकी वजह से निकालते थे, देखो तो अगर यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ तो फोर्स निकालना होता था, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू यह क्यू, यही लिखते थे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम फोर्स इस पॉइंट पे फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q इंटू ई, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा। मतलब हाँ, मतलब कि जिसके साथ ई लिखा हुआ उस चार्ज को छोड़कर बाकी सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, राइट। ये चीज हम बताए हुए थे, ठीक है। अब देखो, और Q कौन सा Q होता है, व्हाट अबाउट Q, जिसपे फोर्स निकालना हो, यह Q कौन सा होता था, जिसपे फोर्स निकालना हो। राइट। अब देखो, तो हम लोग जो फोर्स निकालना है, क्योंकि हम लोग को मोटा है फोर्स कैलकुलेट करना पहला, तो जो भी फोर्स निकालना है ये इस पे निकालना है ना, राइट, इस वाले पे, यानी यहाँ पे जो क्यू लेंगे ये अंदर वाला क्यू लेंगे। तो चलो क्यू तो सही है, क्यू जो तुम्हारा होगा वह सिग्मा इंटू डी ही होगा, इसमें किसी को डाउट? क्योंकि हमको सिर्फ इतना वाला चार्ज पे फोर्स निकाला, इस डीए यूनिट वाला चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो क्यू जो होगा सिग्मा इंटू डीए होगा, राइट। ये चीज समझ में आया कि नहीं? और देखो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे इस चार्ज को छोड़ के बाकी सब चार्ज की वजह से, इस पॉइंट पे बाकी सब चार्ज की वजह से, इसका मतलब कि ये बाहर का चार्ज हो गया। ये समझो, हम लोग इस चार्ज को छोड़ के, देखो समझो एक सर्कल बनाते हैं, ठीक, और ये इमेजिन करो कि यह चार्ज इतना दूर पे चार्ज नहीं है, सिर्फ इतना चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, राइट, यही होगा ना। मतलब इस सरफेस एरिया पे फोर्स जो निकालना है, तो यहाँ वाले चार्ज को छोड़ के बाकी सारे चार्ज की वजह से निकालेंगे, ठीक है। तो बाकी सारे चार्ज के लिए यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या बाहर की तरफ बिहेव करेगा, कंडक्टर के बाहरी पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा, राइट। तो कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट जस्ट आउटसाइड। देखो ये था, ये जो आया ना इसके पहले जो हम प्रूफ किए, यह जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया, यह ड्यू टू पूरे इस कंडक्टर की वजह से आ गया, सारे कंडक्टर की वजह से, सारे चार्ज की वजह से, राइट। इस पॉइंट पे अगर मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज की वजह से निकालेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यहाँ वाला चार्ज छोड़ के बाकी सबकी वजह से निकालेंगे तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे आगे, ठीक है, ये कैसे हुआ, ठीक। चलो थोड़ा देर यहाँ समझो पहले, अब लिखो, अब फोर्स लिखो, यहाँ पे प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स, देखो यहाँ पे हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस चार्ज को छोड़कर बाकी सबके वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है। और सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट जो आता था ये वाला, वो पूरे चार्ज की वजह से आता था, तो पूरे चार्ज की वजह से सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट, और हाँ इसके वजह से हो जाएगा सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट। देखो एक क्वेश्चन देते हैं, चलो एक क्वेश्चन देते हैं उसको बनाना, ठीक। देखो पहले हाँ हम बताते हैं, क्वेश्चन देते हैं उसको थोड़ा सा तुम लोग बनाना, ठीक। देखो एक रेगुलर हेक्सागोन ले लो, देखो
चलो एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। ये रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। ठीक, अब देखो इस सारे पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? चलो लॉजिक से बोलो। 0, E0। ठीक, अब क्या किए समझो, अब क्या किए, एक चार्ज हटा दिए, ठीक है। अब बताओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? देखो अगर यह चार्ज होता तो बाकी सब चार्ज की वजह से, बाकी सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, और इस सिंगल वन की वजह से E1 इधर आता, तभी तो 0 पॉसिबल होता। समझो हम क्या बोले, ये चार्ज अलग है बेचारा, ठीक है, समझो ई Q1 अलग है, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, राइट। तो यहाँ पे हमको 0 लाना है, तो क्या बोलेंगे, इस पांचों चार्ज की वजह से जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में होगा, तभी तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों बराबर होगा तो E0 हो जाएगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं ना कि यह अकेले चार्ज उतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जितना ये पांचों मिलके कर रहा है। बोल सकते हैं कि नहीं? ये स्टेटमेंट समझो कि हम क्या बोले कि यह अकेला चार्ज उतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जितना ये पांचों मिलके कर रहा है, और डायरेक्शन अपोजिट। उसी तरह इस कंडक्टर में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज की वजह से, वो उतना होगा जितना ये सारे चार्ज की वजह से होगा। ये चीज समझ में आया? सेम कंसेप्ट, ठीक, सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से हमको आना कितना चाहिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आना है। देखो समझो, आना कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हम तो ये बोल दिया कि एक की वजह से, इसकी वजह से जो भी चार्ज प्रोड्यूस होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो इसकी वजह से भी प्रोड्यूस होगा, यानी 2 टाइम्स होगा, राइट। यानी क्या दो बराबर भाग में बांट दें, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब फोर्स कैलकुलेट करो, ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। ठीक, चलो फोर्स क्या होगा, क्यू ई बाई ए, सिग्मा डी ए, और ई कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ए। ये फोर्स प्रेशर कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना है, ठीक है। इसका हम लोग यूज करेंगे हल्का कैपेसिटर में, यूज करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टैटिक प्रेशर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलो हो गया। देखो ये जब अगर नहीं समझ में आया तो ये ऐसा कंसेप्ट समझो कि यह अकेले चार्ज उतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जितना ये पांचों मिलके कर रहा है। उसी तरह सेम यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतना होगा जितना इस सब की वजह से होगा, और हम जानते हैं कि टोटल की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसको दो भाग में बांट दो ना, क्योंकि इसकी वजह से आधा और इस सब की वजह से आधा, बांट दें। चलो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लॉजिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI और बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन, क्योंकि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का मेन पार्ट है यही है, स्फीयर, ठीक है। चलो अब देखो स्फीयर जो हम लोग डिवाइड करेंगे, कितने तरह से डिवाइड करेंगे, 4 तरह से, ठीक है। पहला हॉलो कंडक्टिंग, ये चीज बताए हैं क्या थोड़ा सा तुम लोग को पहले कि स्फीयर को हम लोग इनिशियली, हाँ, दो स्टेज में डिवाइड कर देते हैं, एक हॉलो और एक सॉलिड। हाँ देखो किस तरह से डिवीजन है तो वो भी बता देते हैं, हॉलो, हॉलो और एक सॉलिड, राइट। अब हॉलो को भी फिर हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग। दूसरा नॉन कंडक्टिंग। उसी तरह सॉलिड को भी दो भाग में डिवाइड कर देंगे, वन इज कंडक्टिंग
एंड नॉन कंडक्टिंग। ठीक, देखो तो अब हॉलो, यहाँ से ये हॉलो और कंडक्टिंग मिल के एक बना हॉलो कंडक्टिंग। क्या बना? हॉलो कंडक्टिंग, HC। हॉलो और नॉन कंडक्टिंग मिलके बना HNC, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, HNC। सॉलिड कंडक्टिंग मिलके बना SC, सॉलिड कंडक्टिंग। और सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग मिलके बना SNC। ये चार तरह का स्फीयर है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत ही स्मार्ट वे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो चलो आगे चले। देखो एक और होता है थीन हॉलो और थिक हॉलो, राइट। दो बात होता है, थीन हॉलो, समझो। थीन पहले वर्ड समझ लो कि ये सब होता क्या है। थीन हॉलो एंड थिक हॉलो। हॉलो कंडक्टर स्फीयर, ठीक, ये भी स्फीयर। देखो थीन हॉलो कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे ये थीन है एकदम, जो उसका सरफेस जो होगा ना, अंदर से तो खोखला है, राइट। अंदर से क्या है? कोई मटेरियल नहीं। हॉलो लग गया इसका मतलब क्या होगा? जैसे ही हॉलो लग गया इसका मतलब क्या होगा? अंदर कोई मटेरियल है? कोई मटेरियल नहीं। और थीन होने का मतलब कि ये जो सरफेस जो होगा वो पतला होगा, ठीक है। ये थीन होगा, एकदम थीन, राइट, थीन। और थिक, थिक हॉलो कहने का क्या मतलब हुआ कि इसका जो सरफेस है कुछ मोटा है। देखो इसमें मटेरियल भला हुआ, हॉलो तो है बट जो है मोटा है कुछ। जैसे तुम लोग कैस्को बॉल देखा है ना, अंदर से खोखला होता है ना कैस्को रबर वाला, लेकिन उसका जो ऊपर सरफेस होता है कुछ मोटा होता है, राइट। उसको थिक बोलते हैं। लेकिन वही प्लास्टिक वाला बॉल को देखिएगा तो एकदम पतला होता है। तो उसको क्या बोले? प्लास्टिक वाला बॉल तोड़ा फोड़ा है तुम लोग, राइट, एकदम पतला होता है तो उसको थिन हॉलो बोलेंगे। लेकिन जो कैस्को वाला होता है रबर वाला, दैट इज थिक हॉलो। इसमें मटेरियल भरा हुआ है बट ये हॉलो है, अंदर खोखला है लेकिन हाँ इतना मोटा है, इसको बोलेंगे थिक हॉलो, राइट। ठीक है। देखो अब हम जब भी क्वेश्चन में हॉलो स्फीयर बोले, ठीक है, ध्यान से सुनो, नोट पहले ही बता देते हैं। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, ये सब बात याद रहेगा। तो जब भी क्वेश्चन में हॉलो स्फीयर की बात की जाए, इसका मतलब अगर कुछ नहीं गिव है ना तो हम लोग को खुद से एज्यूम करना है कि वो कैसा है, थीन हॉलो स्फीयर है, राइट। जब भी अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन में हॉलो स्फीयर लिखा रहे और कुछ नहीं गिवन है तो इसका मतलब हुआ कि वो थीन हॉलो स्फीयर है, ठीक है। चलो एक और बात। अब चूंकि कंडक्टर को मेनली देखा जाए तो दो तरह से हम लोग डिवाइड किए, एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग, राइट। एक हो गया कंडक्टिंग और एक, सॉरी, नॉन कंडक्टिंग और एक कंडक्टिंग, ठीक है, दो तरह से, ठीक है। अब देखो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ कहाँ होता है? कंडक्टिंग, ठीक है। अगर कोई कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर कंडक्टिंग इस पर चार्ज देते हैं तो ऑल चार्ज कहाँ रहता है? रिसाइड ऑन सरफेस, राइट। ये कंडक्टिंग का हो गया। अगर यही नॉन कंडक्टिंग हो जाए, लकड़ी पे चार्ज दे दो, तो तुम समझ रहे हैं ना कैसा होगा, समझो। लकड़ी के पे चार्ज देने का मतलब हो गया कि जैसे कि तरबूज में जो बीज होता है ना, जहां रख दिए वहीं पे रह जाएगा। मतलब जब, क्योंकि कंडक्टिंग है तो उस पर भाग सकता है, लेकिन मान लो ये वुड हो गया, ये सपोज कर लो वुड हो गया, ये तो कंडक्टर है नहीं। तो एक चार्ज को यहाँ दिए तो ये चार्ज यहीं बैठ जाएगा, ये चार्ज यहाँ दिए यहीं बैठ जाएगा, ये चार्ज यहाँ दिए यहीं बैठ जाएगा, ये चार्ज यहाँ रखे यहीं रह जाएगा। मतलब जैसा हम लोग चार्ज रखेंगे, जहां रखेंगे वहीं पे रह जाता है, ठीक है। इसका मतलब अपने मन से वो सरफेस पे नहीं रहेगा, राइट। ये चीज समझ में आया ना कि जब भी नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज जहां हम रखेंगे वहीं पे चार्ज रह जाएगा। यानी नॉन कंडक्टिंग में क्या करते हैं? वी अरेंज द चार्ज,
हम लोग खुद चार्ज को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जबकि कंडक्टिंग में चार्ज को अरेंज करना नहीं होता है, केवल ऐसे दे दो, अपने चार्ज कहाँ चल जाएगा, खुद ब खुद सरफेस पे चला जाए। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में ध्यान देना है कि चार्ज को क्या करेंगे, खुद से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक, चलो ये चीज दो बातें समझ में आ गया। अब चलो, अब चार्ज को इसके, सॉरी स्फीयर को इसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे चले। स्फीयर, पहला था हॉलो कंडक्टिंग Hc, सेकेंड वन इन हॉलो नॉन कंडक्टिंग, बट हम यहाँ पे Hc लिखते हैं। थर्ड वन HNC लिखते हैं, HNC, और यहाँ पे SNC लिखते हैं। ठीक है, देखो हम ऐसा क्यों किए समझते हैं। हॉलो हो गया, सॉलिड हो गया, ये हॉलो हो गया। ठीक है, ये दोनों तो कंडक्टर है, ये दोनों क्या है, कंडक्टर। ठीक, तो इसमें जो भी चार्ज देंगे, देखो ये सॉलिड है मतलब अंदर मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, ये कैसा है, सॉलिड, बट ये हॉलो है। लेकिन चूंकि नेचर कंडक्टर होने की वजह से जो भी चार्ज देंगे, चार्ज सारा कहाँ रह जाएगा, सरफेस पे। समझो, इस हॉलो कंडक्टिंग में देखो अंदर तो मटेरियल है नहीं, तो चार्ज रहने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो जो भी चार्ज देंगे तो कहाँ रहेगा, सरफेस, सरफेस पे। ठीक, अब देखो ये लिखा हुआ हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये नॉन कंडक्टिंग है, ये दोनों नॉन कंडक्टर है। ये दोनों तुम्हारा नॉन कंडक्टर है। ठीक, अब देखो इसमें ये हॉलो है, देखो ये वाला थर्ड नंबर, ये हॉलो है, अंदर तो मटेरियल है ही नहीं। और नॉन कंडक्टिंग में बताया है कि चार्ज हम लोग खुद से अरेंज करते हैं, खुद से अरेंज करते हैं। तो बताओ इस हॉलो वाला में हम लोग चार्ज कहाँ रख सकते हैं, अंदर रख सकते हैं कि सरफेस पे रख सकते हैं। अरे अंदर तो मटेरियल है ही नहीं, सरफेस पे रखेंगे। तो जो भी चार्ज रखेंगे कहाँ रखेंगे, सरफेस पे। राइट, ठीक है। और इस, यह देखो ये सॉलिड है, इसका मतलब चार्ज हम अंदर भी रख सकते हैं, सरफेस पे भी रख सकते हैं। राइट, तो ये चारों कंडक्टर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है। अब देखो देखने से कौन सेम लग रहा है चार्ज, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसमें हम लोग पूरी चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। यानी अगर चार्ज का बिहेवियर, नेचर देखना एक जैसा लगे तो क्या सारा प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। तो किन 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 में एक जैसा दिख रहा है, क्या इन तीनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब इन तीनों की वजह से जो भी बिहेवियर, जो भी प्रॉपर्टी होगा एक जैसा होगा, और इसकी वजह से एक जैसा होगा। तो मेनली हम लोग स्फीयर को कितने तरह डिवाइड कर दिए, कितने फॉर्म में हम लोग स्टडी कर लेंगे, दो भाग में, पहला और एक दूसरा। अरे देखो, तुम हॉलो कंडक्टिंग पढ़ो, सॉलिड कंडक्टिंग पढ़ो या HNC पढ़ो, तीनों का तो डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जैसा है। तो क्या उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही जैसा होगा, पोटेंशियल भी एक ही जैसा होगा। तो अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि तीनों को हम क्या करेंगे, कंबाइंड फॉर्म में पढ़ लेंगे। राइट, और इसका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का अलग बिहेवियर है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, मतलब इसका अलग होगा। तो मेनली हम लोग स्फीयर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, किसके बेसिस पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ चार्ज की वजह से प्रॉपर्टी पढ़ना है, ना कि सेफ साइड और कहाँ रखे ये सब की वजह से नहीं। राइट, तो हम लोग पूरे स्फीयर को कितने तरह स्टडी करेंगे, दो भाग में। हाँ, एक बार में इन तीनों को निपटा देंगे और एक बार में इसको। ठीक है, अब इसमें हम लोग को स्टडी क्या क्या करना है, देखो हम लोग को, चलो क्या क्या स्टडी करना है, हो गया, इतना हो गया।
समझ में आ रहा है ना कि इसमें डिफाइन होगा रो कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि पूरा जो चार्ज है अंदर भरा हुआ है, बट इस सब में सरफेस पे है, तो क्या डिफाइन होना चाहिए? सिग्मा। क्या डिफाइन होना चाहिए? हाँ, इन तीनों में सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर डिफाइन होगा, क्योंकि चार्ज कहाँ है? सरफेस पे। बट इसमें देखो हम अंदर भी चार्ज रख सकते हैं, क्योंकि यह नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है, मतलब मटेरियल अंदर भरा हुआ है, तो चार्ज अंदर भी रख सकते हैं। इसमें रो कूलम। ठीक है, चलो चले आगे चले। अब देखो इसमें क्या स्टडी करना है हम लोग को। देखो वी हैव टू स्टडी क्या क्या स्टडी करना है। देखो मान लो ये कोई भी हॉलो कोई भी ले लो, एक पॉइंट अंदर ले लेते हैं ए, एक सरफेस पे ले, एक बाहर ले लेते हैं बी, एक सरफेस वाला तो अलग है। ठीक है, तो देखो हम लोग ये ए पॉइंट हो गया अंदर, ये इनसाइड पॉइंट हो गया, और ये हो गया आउटसाइड। राइट, तो हम लोग को देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। राइट, और इसके वजह से ग्राफ ग्राफ साथ में और क्या, ए पे पोटेंशियल कितना होगा, बी पे पोटेंशियल कितना होगा, इसका ग्राफ क्या होगा। यानी इतना सारा चीज हम लोग को स्टडी करना है। क्या ये सारा चीज, ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या 6 इक्वेशन इसके लिए भी डिफाइन होगा, इसके लिए भी डिफाइन होगा, इसके लिए भी डिफाइन होगा, और इसके लिए भी डिफाइन होगा। राइट, होगा कि नहीं? हाँ, ये बात सही है कि तीनों के लिए सेम होगा, क्योंकि तीनों का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेम है। तो इन तीनों के लिए हम एक बार पढ़ लेंगे और इसको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो आगे चले। यानी इतना चीज हम लोग को 6 पॉइंट आना चाहिए, दैट इज वीवीआई। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ये हम बोल रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का संभावना 90% यहाँ से होता है, चाहे वो मेंस में हो, जेई में, बोर्ड में हो, कहीं भी। आगे इसी में हम लोग टनल प्रॉब्लम जो भी हो, कैविटी प्रॉब्लम, इसी सब में हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे चलें। चलो, सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू HC SC एंड HNC। राइट, ये तीनों, हाँ ये तीनों को एक जैसा होगा, इसलिए तीनों को हम लोग एक बार में स्टडी कर लेते हैं। राइट, ठीक है। अब देखो सबसे पहला हम लोग मान लो एक ये स्फीयर लेते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं स्फीयर। अब ये स्फीयर तुम लोग बोलना नहीं कि ये किस तरह का है, हॉलो, ये हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और हॉलो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। हमको किससे मतलब है, सिर्फ चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है। यानी जो भी चार्ज अगर हम लोग क्यू चार्ज दिए, तो ये क्यू चार्ज रहेगा कहाँ, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि स्फीयर है और स्फीयर कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका रेडियस आर ले लो, लेट आर बी द रेडियस ऑफ, लेट आर बी रेडियस ऑफ स्फीयर। राइट, अब एक पॉइंट ए अंदर लेते हैं और एक बाहर लेते हैं, तो दो केस पॉसिबल होगा। केस फर्स्ट, अगर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, आउटसाइड। केस फर्स्ट। केस सेकंड, अगर आर लेस देन आर हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया ए। एक बार पहले आउटसाइड के लिए देख लेते हैं। आउटसाइड पहले हम लोग देखते हैं, आउटसाइड पॉइंट पॉइंट एट बी, और बी है मेरा आउटसाइड। राइट,
और देखो क्या तुम लोग को बताए थे कि आउटसाइड के लिए हम लोग क्या है, मोटो बी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, राइट, यही निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई गॉस लॉ, आर ग्रेटर देन आर के लिए अप्लाई गॉस लॉ। क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन, ठीक। अब देखो गॉस लॉ अप्लाई करते थे तो सबसे पहला काम करते थे गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे। तो क्या गॉसियन सरफेस ऐसा एक, ये आर रेडियस का एक स्फीयर मान लें, क्या इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, सही है। तो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। कैसा सर, स्फेयर कैसा है, स्फेरिकल, स्फेरिकल, क्योंकि यह स्फेयर है तो जो भी गॉसियन सरफेस होगा स्फेयर होगा, तभी तो पूरा ढक लेगा, बॉल के अंदर बॉल, समझ रहे हो ना। अब देखो इसके अंदर गॉसियन सरफेस मान ले, सेकेंड काम होता था हम लोग क्यूइन कैलकुलेट करना। तो क्यूइन क्या, जो टोटल चार्ज आ जाएगा अंदर, देखो क्या क्यू चार्ज, पूरा चार्ज इस सरफेस के अंदर है, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू, टोटल चार्ज है, ठीक है। अब अप्लाई कर दो ई, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो ई कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r², यानी ये के क्यू बाई r² आ गया। और ये तो हम लोग जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, ये स्मॉल आर होगा। और ये तो सेम हो गया है पॉइंट चार्ज की वजह से, सेम होता है कि नहीं। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस की दूरी पे क्या होगा, के क्यू बाई r², यानी कि ये तो सेम हो गया। तो क्या कंक्लूजन क्या है, देखो कि और आउटसाइड पॉइंट करते हैं, ओके। देखो और आउटसाइड पॉइंट चार्ज, एक चार्ज एक्ट एज पॉइंट चार्ज केप्ट एट सेंटर। इस स्टेटमेंट को समझो, देखो हम क्या बोले कि आउटसाइड पॉइंट के लिए यानी इस बी पॉइंट के लिए हम इस पूरे चार्ज को मान लेंगे कि यहाँ क्यू पे सेंटर पे है। तो क्या फॉर्मूला में कोई फर्क आएगा, अभी भी डिस्टेंस देखो इस, अभी भी डिस्टेंस देखो, हम इस मान लिए कि ये मेरा पॉइंट सेंटर पे क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस की दूरी पे बी पॉइंट है। अभी भी यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी जो होगा तुम्हारा के क्यू बाई r² ही होगा, दोनों सेम। तो हमेशा याद रखना कि अगर पॉइंट आउटसाइड रहे तो हम यह मानेंगे कि जो भी चार्ज है सेंटर पे हो, चाहे वो किसी भी तरह का शेप हो, कंडक्टर किसी भी शेप का हो, इट डजंट मैटर, ठीक है, राइट। यानी ई आउटसाइड कितना आ गया, के क्यू बाई r²। यहाँ से एक और बात पता चला कि आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², बट आउटसाइड के लिए। अब इनसाइड की बात करते हैं, ठीक है। अब केस 2 पढ़ते हैं, केस 1, केस 2, r लेस देन r, इनसाइड पॉइंट, राइट, इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। अब देखो इनसाइड पॉइंट हो मेरा ए है, तो फिर हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस मानना होगा। तो गॉसियन सरफेस क्या, इतना रेडियस का एक स्फीयर मान ले, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। देखो समझो, अलग यहाँ पे बना देते हैं, दिस इज द स्फीयर, आर रेडियस का है और ये मेरा पॉइंट ए है,
जो भी गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है, ये r डिस्टेंस की दूरी पे क्या एक ये वाला स्फीयर होगा, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? गॉसियन सरफेस जो भी होगा ऐसा होगा, स्फीयर होगा। और चूंकि चार्ज जो भी है सारा चार्ज तो बाहर है, सरफेस पे है, तो अंदर चार्ज कितना है? 0। यानी क्यूइन तुम्हारा कितना है? 0। इसका मतलब जब क्यूइन ही 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। अरे वैसे भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? क्या कंडक्टर के अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 होता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया और बाहर में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो देखो हम लोग तीनों को एक ही बार पढ़ लिए और एक ही बार में लिख रहे हैं, वन लाइन स्टेटमेंट। और HC, SC एंड HNC, ये तीनों के लिए E आउट KQ/R², E इन 0। ये तीनों के लिए याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R², और अंदर कितना हो जाएगा? 0। राइट। अब ग्राफ, चलो इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ E वर्सेस R का सिंपल ग्राफ होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। तीनों के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए? तीनों के लिए है, सिंगल किसी के लिए नहीं, तीनों के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये डिस्टेंस R हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और यहाँ पे R इक्वल टू R, ds के बराबर। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, लेकिन जैसे ही बाहर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा। और इस पॉइंट पे सरफेस पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? KQ/R², सरफेस पे। ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, किसके किसके लिए? HC के लिए, SC के लिए एंड HNC के लिए। ये तीनों का ग्राफ हो गया एक जैसा। देखो बुक में हर जगह तीनों को अलग अलग करके समझाएगा, सो डोंट कंफ्यूज, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? चलो हो गया। अब पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू HC, SC एंड HNC, इन तीनों की वजह से। राइट। अब देखो तीनों में हम लोग दो केसेस में भी पढ़ेंगे, नो डाउट, इसमें भी हम लोग को दो केस पढ़ना पड़ेगा। राइट, एक अंदर और एक बाहर। Q4 दे दिए, ठीक है। एक बार पॉइंट ले लो यहाँ A और एक बार पॉइंट ले लो B। अगर केस फर्स्ट R ग्रेटर देन R हो जाए, दिस इज आउटसाइड, और यह पॉइंट तुम्हारा B है। केस सेकेंड R लेस देन R हो जाए, यह पॉइंट इनसाइड हो जाएगा, और यह पॉइंट A है। चलो इसको पहले प्रूफ करने से पहले डायरेक्ट हम लोग बताते हैं, रिलेशन लिखते हैं। E बराबर क्या लिखे थे? -dV/dr, ये लिखे थे ना? ये चीज हम पढ़े हैं कि नहीं? अब देखो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ध्यान से सुनो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, E इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट V? दिस इंप्लाई V क्या? बच्चा को चिल्लाने का आवाज आ रहा है, एक सेकंड। राइट, आवाज आ रही है? ठीक, देखो E 0 हो गया, इसका मतलब व्हाट अबाउट V? V के बारे में हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं कि V या तो 0 हो सकता है, V या तो 0 होगा या तो V कांस्टेंट होगा। इसका मतलब देखो
इनसाइड पॉइंट ये कंडक्टर के अंदर, और कंडक्टर के हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि अंदर वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस का होता है, जो सेंटर का होता है, हर जगह क्या होता है सेम। यानी अंदर वाले पॉइंट के लिए बोलेंगे कि सेम एज पोटेंशियल एट सेंटर, और यह बराबर होता है सरफेस के, ठीक है। और होगा कैसा, कांस्टेंट नेचर का। देखो क्यों, क्योंकि मेरे पास जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि चार्ज दिए हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, जो भी होगा कुछ कांस्टेंट होगा। अब रही बात बाहर के लिए, ठीक है। चलो तो बाहर वाला हम लोग केस देख लेते हैं, ठीक है। देखो चलो, चार्ज जो भी देंगे कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। और मेरा पॉइंट यहाँ है बी, सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे। मोटो हम लोग को भी कैलकुलेट करना है। तो एक स्टेटमेंट लिखवाए थे, फॉर आउटसाइड पॉइंट चार्ज एक्ट एज पॉइंट चार्ज केप्ट एट सेंटर, राइट। मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसा बिहेव करेगा, ये जो चार्ज है कहाँ पे बिहेव करेगा कि सेंटर पे रखा हुआ है, यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसके सेंटर पे सारा चार्ज को रख दो क्यू को, और यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पे मेरा बी पॉइंट है। अब बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, गुड। यानी जो भी हो जाएगा के क्यू बाई आर। यानी यहां से पता चला कि दिस इम्प्लाई फॉर आउटसाइड भी आउट। देखो इस शेप पे मैटर नहीं करेगा, अगर चार्ज पॉइंट पूरे शेप के बॉडी के बाहर है, तो बाहर के लिए एकदम एज्यूम कर लेना है कि उसका जो भी सेंटर होगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास, ध्यान दें सेंटर ऑफ मास, वहां पे रखा होगा चार्ज, ठीक है। वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हो गया। अब देखो केस टू, आर लेस देन आर इनसाइड के लिए, यानी हम मेरा पॉइंट अगर ये अंदर है, अगर ये अंदर पॉइंट है ए, तो इसका पोटेंशियल सेम होगा जो सेंटर का होगा, राइट। और देखो सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्या के क्यू बाई आर होगा। एक दो एज्यूम करो, क्या रिंग की तरफ लग रहा है ना, अगर हम लोग इसका शैडो देखें, प्रोजेक्शन देखें, तो क्या बनेगा, रिंग बनेगा। आवाज आ रही है मेरी, देखो समझो। चलो एक छोटा सा डी क्यू लेते हैं, इस स्फीयर पे एक छोटा सा डी क्यू लेते हैं, और इसके सेंटर पे इस डी क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं, डीवीसी निकालते हैं, डीवी। तो ये क्या होगा, के डी क्यू बाई आर होगा। जो भी पोटेंशियल होगा सेंटर का, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, डी क्यू को क्या इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा चार्ज आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर। ये जो पोटेंशियल है देखो कांस्टेंट हो गया, यानी ये जो हुआ तुम्हारा VC आया के क्यू बाई आर, यही तुम्हारा पॉइंट ए का भी होगा, यही तुम्हारा पॉइंट सरफेस का भी होगा, ठीक है। और ये होगा कैसा, कांस्टेंट, कैसा होगा कांस्टेंट, राइट। यानी कि इन तीनों में HC, SC एंड HNC, इन तीनों में हम क्या बोल रहे थे, HC, SC और SNC, इन तीनों के लिए भी आउट, जो आउटसाइड होगा वो होगा के क्यू बाई आर। यानी कि जो भी आउट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, फर्स्ट। सेकेंड, भी इनसाइड जो होगा वह होगा कांस्टेंट के क्यू बाई आर, ये हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट।
राइट। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ, ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस तीनों के लिए, देखो एक बार में हम लोग तीनों को स्टडी कर रहे हैं। ये इस बार पोटेंशियल हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये आर इक्वल टू आर हो गया। देखो अंदर कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, एकदम लाइन कांस्टेंट होगा, के क्यू बाई आर, और जैसे ही बाहर आएगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, v इक्वल टू कांस्टेंट। ये ग्राफ हो गया, ठीक है। इतना तक कोई डाउट? ये ग्राफ समझ में आया? देखो तो हम लोग एक बार में तीनों का प्रॉपर्टी पढ़ लिए, तीनों का बिहेवियर देख लिए। उसी तरह जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे तो इन तीनों का पोटेंशियल एनर्जी एक जैसा होगा। मतलब पूरे बुक में 4 भाग में देगा, है ना, अलग अलग करके, बट वैसे नहीं स्टडी करना है। हम लोग 3 को एक बार में पढ़ लेंगे और एक को एक बार में पढ़ लेंगे, राइट, ठीक है। चलो अब सेकेंड देखते हैं। इसमें सेकेंड एक कंडक्टर बच गया मेरा, एसएनसी, एसएनसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, राइट। अब देखो इसमें करना क्या है, इसमें हम नहीं करेंगे, तुम लोगों को खुद से करना है। इसमें देखो, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है पहले हम समझाते हैं। नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कौन अरेंज करता है, खुद से अरेंज होता है कि हम लोग अरेंज करते हैं? हम हम लोग चार्ज को अरेंज करेंगे। अब एक बात बताओ, ये तो सॉलिड है, मतलब अंदर मटेरियल भरा हो, इसका मतलब चार्ज हम अंदर भी रख सकते हैं। देखो चार्ज वही होगा जहां पे मटेरियल होगा। एक स्टेटमेंट बताए थे, मटेरियल का कहने का मतलब क्या, मास। हम एक स्टेटमेंट बताए थे तुम लोग शुरू में कि जहां जहां चार्ज वहां वहां मास। दूसरा, जहां जहां मास वहां वहां चार्ज। क्या, कौन स्टेटमेंट सही है? वहां मास, करेक्ट। इसका मतलब हम चार्ज वहीं रख सकते हैं जहां मास हो, या चार्ज को रखेंगे तो मास ऑटोमेटिक आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? चार्ज को अगर कहीं रख रहे हैं, इसका मतलब क्या, मास रख रहे हैं, राइट। तो इसलिए सॉलिड में चार्ज हम अंदर भी रख सकते हैं, इसका मतलब मास में रख सकते हैं, है ना, यानी पूरे वॉल्यूम में रख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे, हाँ, पूरे वॉल्यूम में है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर क्या डिफाइन होगा, लेमडा सिग्मा रो, क्या डिफाइन होगा, वॉल्यूम आ गया, यानी रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक। इतना तक तो बात समझ में आ गया। और इसमें भी देखो अब पॉइंट बनेगा, एक इंटीरियर पॉइंट ए, एक एक्सटीरियर पॉइंट बी, यानी दो दो केस पॉसिबल है, केस फर्स्ट इंटीरियर, केस सेकंड एक्सटीरियर। तो देखो हम एक स्टेटमेंट इसके पहले लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि फॉर आउटसाइड पॉइंट, इस बात को ध्यान देना है कि फॉर आउटसाइड पॉइंट चार्ज कैसा बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज केप्ट एट सेंटर। यानी कि इसमें देखो, इसमें आउटसाइड के लिए तो हम लोग एकदम इजीली सॉल्व कर लेंगे कि इस पूरे चार्ज को हम कहाँ मान लेंगे, इसके सेंटर पे मान लेंगे। तो फटाक से हम लोग केस सेकंड पढ़ लेते हैं, यानी केस फर्स्ट हम लोग एक केस पढ़ लेते हैं कि आर ग्रेटर देन आर, यानी आउटसाइड पॉइंट। एक सेकंड करते हैं, चलो तो सेकेंड केस हम लोग स्टडी कर लेते हैं। फॉर आउटसाइड पॉइंट कहाँ बिहेव करेगा, चार्ज एक्ट एज पॉइंट चार्ज, ठीक है, केप्ट एट सेंटर। एकदम इस बात को ध्यान में रखना है। इसका मतलब देखो, अगर ये मेरा कंडक्टर है, सॉलिड नॉट कंडक्टिंग मटेरियल है, एसएनसी है, देखो एकदम क्लियर लिख रहे हैं, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, सॉलिड नॉट कंडक्टिंग। इसमें चार्ज ऐसे रखा हुआ है, अंदर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज मान लो, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, आर भी रेडियस,
आर रेडियस, क्यू चार्ज है इस पे, पूरा टोटल क्यू चार्ज है, तो इसका रो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू, यही होगा, कूलम पर मीटर क्यूब होगा ना। और मेरा पॉइंट यहाँ रहा, बी यहाँ रहा, ठीक। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, हम ये बोल सकते हैं ना कि क्यू इसके सेंटर पे रखा हुआ है और यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट है, कोई दिक्कत, दिस इज इक्विवेलेंट, यहाँ तक किसी को डाउट। सेंटर पे रखा हुआ है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का, आर डिस्टेंस है, लेट से आर डिस्टेंस, ये बराबर हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। अब देखो ये तो पॉइंट चार्ज हो गया, अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई बी, ई बी कितना हो जाएगा, के क्यू बाई, पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी बी के क्यू बाई आर, यानी एकदम बिहेवियर सेम हो गया, राइट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये एक झटका में हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, राइट, नो डाउट। तुम लोग को अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो कैसे प्रूफ करेंगे, हाउ टू प्रूव इट, अप्लाई गॉस लॉ, कैसे प्रूफ करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में यही दे दिया गया कि फॉर एसएनसी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एसएनसी आउटसाइड द स्फीयर यूजिंग गॉस लॉ, तो क्या करेंगे, पहले एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, यहाँ पे करेंगे ना, अप्लाई करेंगे इंटीग्रल ई डॉट डी ए और इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड स्टेप क्यू इन, तो देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज ही आ गया, यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ई कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल, वन लाइन हो जाएगा ना। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो निकाल लीजिए, ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गया और पोटेंशियल भी निकल गया। अब रहा इनसाइड पॉइंट के लिए, S2 R लेस देन R, इनसाइड पॉइंट करते हैं बैक, राइट। और रो हुआ कितना, Q बाई 4/3 पाई आर क्यू कूलम पर मीटर क्यूब, चलो इतना हिंट दे दिए, रो ऑन टू डी भी, यानी इसके अंदर तुम लोगों को खुद से चार्ज कैलकुलेट करना है, क्यू इन कितना होगा इन टर्म ऑफ रो, राइट। यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे देखो ई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिर्फ और सिर्फ खेल किस पे चला गया, क्यू इन पे, राइट। ये तुम लोग के लिए होमवर्क रहा, HW। हिंट कहाँ से लेना है, हिंट कहाँ से लेना है, गो टू बेसिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए, क्यू इन के लिए। हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, बेसिक में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम में किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां से हिंट लेना है, राइट, और इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट, चलो